शिवराज सरकार का चिंतन, लंच पर मंत्रियों का मिलन, 2 दिन और होगा कार्य योजनाओं पर मंथन, मंत्री समूहों की रिपोर्ट होगी पेश, बैठक से निकलेगा 2023 का बड़ा संदेश। गुरुवार को सीएम हाउस में लंच पर सरकार के मंत्री जुटे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लंच पर क्या बात हुई, ये पूरी चर्चा तो सामने नहीं आ सकी, लेकिन ये जरूर पता चला कि सरकार कार्य योजनाओं को लेकर चिंतन करने जा रही है। 23 मार्च को बीजेपी सरकार के 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। इसी पर 2 दिन की चिंतन बैठक भी होगी। 26 और 27 मार्च को कान्हा में ये बैठक होगी। सरकार ने योजनाओं के लिए आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री समूह भी गठित किया है। इस मंत्री समूह की समितियों की रिपोर्ट पर पूरी सरकार चर्चा करेगी। 26 मार्च से पहले ही सीएम को रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। देखिए, हमारे 2 साल पूरे होने जा रहे हैं और इसलिए 2 साल की हमारी उपलब्धियां, उसको हमने नीचे तक कितना ले गए वो और आगे की योजनाएं। राजनीतिक लोगों का, पार्टी का और नेताओं का हमेशा रहता है कि हमारी सरकार फिर से आए और प्रचंड बहुमत से आए। मुख्यमंत्री जी बैठते हैं तो हर चर्चा महत्वपूर्ण ही होती है जी। लेकिन ये हमारे मुख्यमंत्री जी हैं तो सहज भले में भी बैठते हैं, अकारण भी बैठते हैं, सकारण भी बैठते हैं। उधर सीएम हाउस में लंच और उसके बाद कान्हा में होने वाले 2 दिन के चिंतन बैठक को लेकर कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। देखिए कांग्रेस इस पर क्या सोचती है। चिंता तो चिता के समान है और आज भारतीय जनता पार्टी ये महसूस करने लगी है, भारतीय जनता पार्टी के नेता ये महसूस करने लगे हैं कि देश में और प्रदेश में उनकी पकड़ कम हो रही है। आज हर वर्ग परेशान है, तो अब चिंतन के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास करने को कुछ बचा नहीं है। आज अच्छा होता कि कान्हा की जगह वो यहाँ बैठ के चिंतन करते कि भाव तेल का हम कैसे कम करें, मसालों का भाव हम कैसे कम करें। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो सरकार अपने परफॉर्मेंस का रिव्यू करने जा रही है। कार्य योजनाएं जमीनी रूप से जरूरतमंद लोगों तक कितनी पहुंची, इस पर बात होगी। अब ये सब चर्चा होगी तो उससे 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति भी बनेगी, क्योंकि 1 साल बाद ही चुनाव में बीजेपी को जाना है। कुल मिलाकर चिंतन बैठक चुनावी चिंतन ही रहने वाला है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है आज लंच 2 दिन चिंतन। निश्चित तौर पर चिंतन एक बहुत ही अहम प्रक्रिया है और जैसा दार्शनिक और विचारक कहते भी हैं कि चिंता नहीं, चिंतन होना चाहिए, क्योंकि चिंतन वो रास्ता है, वो मार्ग है जो आत्मविश्लेषण की तरफ जाता है, जो बहुत कठिन होता है। हर व्यक्ति उंगली अपनी सामने वाले पक्ष की तरफ ही उठाता है और भूलता है कि 3 उंगलियां उसी की तरफ इशारा कर रही हैं कि कहीं कोई चुनौती है तो वो आपके भीतर ही है। और यही वजह है कि अक्सर जैसे कस्तूरी मृग होता है, वैसे ही हम समस्याओं के लिए जीवन भर दूसरे को दोष देते रहते हैं और ये नहीं मानते कि उसका समाधान भी हमारे भीतर है। बीजेपी में चिंतन की एक परंपरा बड़ी पुरानी है और संघ में भी इस तरह की बड़ी परंपरा है कि आप आराम से बैठिए, फिर लंबी बैठक, फिर उसके बाद भोजन, फिर थोड़ा विश्राम और फिर आगे के मार्ग पर चिंतन। चिंतन की सबसे बड़ी शक्ति ये भी होती है कि उसमें चिंता के न रहने पर वो बहुत सकारात्मक होता है और आगे का रास्ता सुझाता है। भारतीय जनता पार्टी 2 साल पूरे होने के बाद एक अनौपचारिक वातावरण कान्हा का भी चुन रही है, जो कॉरपोरेट सेक्टर की सोच की दृष्टि से देखें तो एकदम ठीक है, क्योंकि उस एम्बियंस में, उस वातावरण में जहां आप रोज़ बैठते हैं, वहाँ बैठते बैठते कई बार आपकी चिंतन की और सोच की दिशा भी रूढ़ होने लगती है, पारंपरिक होने लगती है, ऑर्थोडॉक्स होने लगती है। विषय बदलता है, कोयल की कूक, हिरणों का एक झुंड पास से गुजर जाता है तो कुछ नया आइडिया भी कौन जाता है आपके मन में। कुछ यही सोचा होगा भारतीय जनता पार्टी ने और निश्चित तौर पर यह बिल्कुल राइट टाइम है कि आप करीब 17 महीने पहले बैठकर ये तय कर लें कि आपकी दशा और दिशा क्या होगी आगामी 2023 के चुनाव के लिए। कहने को तो हम 2022 में हैं और चूंकि चुनाव 2023 के अंत में है तो ये 1 साल का मसला नहीं है, 1.5 साल से 1-2 महीने अधिक का ही मसला है। तो बहुत अच्छी बात है, बधाई भारतीय जनता पार्टी को, शुभकामनाएं, और शुभकामनाएं कांग्रेस को भी, क्योंकि वो भी कमर कस के बिल्कुल मैन टू मैन मार्किंग के अंदाज में वो भी लगे हैं और कोई कोर कसर वो भी नहीं छोड़ रहे हैं।
अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य के मुताबिक वो भी डटे हैं। आज इसी पर एक बार फिर चर्चा करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। सुशील शर्मा है मेरे साथ, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत है। अवनीश बुंदेला जी हैं, युवा नेता कांग्रेस के प्रवक्ता, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। और उमेश शर्मा जी हैं, कांग्रेस के बीजेपी के, माफ़ कीजिएगा, वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। और बहुत ही आज फिर एक अच्छी हिंदी की खनक दमक के साथ आगे बढ़ने का, हम संवाद के जरिए आगे बढ़ने का एक मार्ग ढूंढ पाएंगे। सुशील जी, किस तरह देखते हैं आप फिर कैबिनेट की बैठक में सरकार की योजनाएं ज़मीन तक कितनी पहुंची हैं, इस पर चर्चा, और इसी के साथ कान्हा में भी एक चिंतन बैठक बीजेपी की। देखिए शरद जी, अगर आप देखेंगे तो बीजेपी अपना पूरा चिंतन का कार्यक्रम पिछले एक पखवाड़े में बहुत सारी बैठकें करके बहुत सारी निष्कर्षों पे पहुंची है। उसके बाद अब आप देखिए सरकार उसी मोड में जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी की पूरी तैयारी चुनाव को लेकर है, और चुनाव के पहले जिन योजनाओं के एक तो समीक्षा होगी, रिपोर्ट कार्ड लिया जाएगा, किन योजनाओं पर कितना काम हुआ, कितना काम होना बाकी है, और आगे किन योजनाओं के माध्यम से सरकार की 2023 की संभावनाएं बनी रह सकती हैं, उस पर भी विचार होगा। और ये बीजेपी की एक बहुत सामान्य प्रक्रिया, चिंतन के माध्यम से समाधान की तरफ जाना, नए निष्कर्षों की तरफ जाना। तो मुझे लगता है बीजेपी संगठन के बाद सरकार का अगर उस तरफ रुझान है तो एक पूरी रणनीतिक रूप से 2023 की तैयारियों की तरफ ही आप इसको देख सकते हैं। तो रणनीतिक तौर पर ये 2023 की तैयारियों की तरफ है, और रणनीति कांग्रेस भी बनाकर मैदान में लगातार डटी है। अवनीश जी की रिएक्शन के बाद मुकम्मल जवाब लेंगे उमेश शर्मा जी से। जी देखिए शरद जी, ये पहली बार तो है नहीं, भाजपा की तो निरंतर बैठकें चलती रहती। हाँ, बाकी चिंतन की बात है तो ये तो मालूम, ये तो बात साबित होती है कि चिंतन, जो चिंता होती है वो कहीं ना कहीं चिता से निकला, मतलब कहीं ना कहीं आप में चिंता है आपकी, क्योंकि हो सकता है वो चिंता कहीं ना कहीं आपकी अंदरूनी परेशानी है, जो केपी यादव जी ने भी आज प्रकाश डाला, जो सांसद वो पहले भी डाल चुके, उसके कारण हो, या जो आप निरंतर जो आर्थिक तंगी से जूझ रहा है प्रदेश को, निरंतर आप उसको कर्जे में डुबोते हैं, क्योंकि बजट सेशन आने वाला है, 2,64,000 करोड़ के कर्जे में तो प्रदेश आ चुका है, वो भी कारण से। लेकिन शरद जी, एक बात जरूर मैं कहूँगा, आप कहते हैं चिंतन कर रहे हैं, अच्छी बात है, करिए, ये यही करते हो। अभी कुछ दिन पहले भी आपके एक संगठन की बैठक थी, उसमें सिंधिया जी वगैरह कई लोग शामिल हुए थे। लेकिन मुझे बताएं आपकी उपलब्धियां क्या है। अभी एक मंत्री कह रहे थे, कमल पटेल जी, कि हमारी उपलब्धियां, मुझे लगता है 2 साल की उपलब्धि जो आपकी ये हैं कि कोरोना की दोनों लहरों में मान लें शरद जी, तो शायद 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने जाने गंवाई, रिकॉर्ड में आपके में कम है, वो उस पर आपको चिंतन करना चाहिए। चिंतन इस पर करना चाहिए कि खाने का तेल जो 90 रुपये प्रति लीटर बिकता था शरद जी, आज खाने की परेशानी ये हो गई है कि 200 रुपये प्रति लीटर खाने का तेल। और आज के एक प्रमुख अखबार ने इस बात को बताया है, तस्दीक किया है शरद जी, कि इंसान की मध्य प्रदेश में इनकम सिर्फ 10% बढ़ी है, और वो खाने पर लगभग 46% खर्च कर रहा है। मतलब आप समझे शरद जी, कैसे वो अपने परिवार का लालन पालन करेगा, कैसे अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा करेगा, कैसे वो अपने घर का सपना पूरा करेगा, कैसे आगे अपने बच्चों की शादी कर पाएगा और अपने सुनहरे भविष्य के सपने बुन पाए। क्योंकि सिर्फ वो खाने, क्योंकि आपकी खाद्य सामग्री इतनी महंगी हो चुकी प्रदेश में कि मतलब अगर आप जो कमा रहे हैं उसका 50% सिर्फ आप अपने जिंदा रहने में, सर्वाइव करने में ही खर्च कर रहे हैं। तो शायद इसी का कारण है, मुझे लगता है यही शायद आरएसएस का या भाजपा का हिडन एजेंडा है कि जनता जिंदा रहने को भी, सर्वाइवल को ही अपना विकास समझे और उनको वोट देती रहे। मुझे लगता है आप चिंतन कर रहे हो, आप बढ़िया अच्छे एग्जॉटिक डेस्टिनेशन पर जाकर कर रहे हो। बेचारी जनता से पूछा आपने कभी ये जानने का प्रयास किया कि जनता पिछले 2-3 साल से कैसे भुगत रही, 2 साल से क्या उसकी स्थितियां हैं? इसके ऊपर आप चिंतन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। इस पर भी चिंतन होना चाहिए। कैसे बार बार रूमर आ रहे हैं शरद जी कि $110 प्रति मतलब क्रूड ऑयल हो चुका है बैरल के हिसाब से। तो सुना है कि वोटिंग के बाद 7 तारीख के बाद शायद रात को डीजल पेट्रोल की कीमत का मीटर आसमान छूने वाला। इसके ऊपर भी शिवराज जी थोड़ा चिंतन कर लें, क्योंकि कैबिनेट की बैठक है। मुझे ऐसा लगता है शरद जी कि कहीं ना कहीं चिंतन जो है भाजपा की अंदरूनी गुटबाजी जो निरंतर चरम पर है उसको थामने के लिए, और कहीं ना कहीं जो फिर से बजट सेशन आ रहा है किस तरह से आप उसको कर पाएं या कैसे फिर से प्रदेश पर बजट का बोझ डाल पाएं शरद जी, उसके लिए चिंतन मनन, जिसको कुछ भी कहें, उसके लिए बैठक है। मैं उम्मीद कर रहा था कि कहीं कुछ आपके चिंतन की दिशा थोड़ा बहुत बीजेपी के लिए सकारात्मक होगी, लेकिन पूरी राहें कांटों से भरी नजर आई मुझे।
और ये भी बड़ा अजीब चिंतन हो गया है इस दौर में, जहाँ अपने प्रतिद्वंदी के लिए शुभकामना का एक लैश भी नज़र आना बड़ा कठिन हो गया। थोड़े से बड़े मन हो हमारे, क्योंकि हमारी चिंतन है और दूसरे का चिंतन चिंता है। ये मुझे लगता है कि ये एक ऐसी दृष्टि है जिसमें हम मीडिया के लोगों को भी बहुत प्रश्नांकित किया जाता है कि आप लोग दोषदर्शी हैं, सिनिसिज्म के शिकार हैं, हमेशा आप दूसरों में दोष देखते हैं। कम से कम मुझे लगता है पक्ष और विपक्ष को इससे मुक्त होना चाहिए और किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि बड़े भाई सत्ता पक्ष का इसमें दायित्व अधिक बनता है। बहरहाल उमेश जी एक बड़े मन के राजनेता हैं, आप भी कम नहीं हैं। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। तो अब उमेश जी की बारी है कि वो क्या प्रत्युत्तर देते हैं। जी उमेश जी। जब भी आपका सानिध्य हमको प्राप्त होता है तो कहीं ना कहीं आप हम सबको एक कभी रूमानी कर देते, कभी शायराना कर देते। आज आपने हमको सबको कभी मन जगा दिया है और आपने कहा है कि वहाँ दौड़ते हिरण, तो वास्तव में संभवतः कान्हा का स्थान इसीलिए चयन करा गया होगा कि सूर्य की पहली किरण हो और कुलाचे मारते हिरण हो, गाती हुई कोयल हो और मोरनी के पैरों में बजती पायल हो। तो ये जो वातावरण होता है शरद जी, ये वातावरण मुझे लगता है कि आनंद प्रदान करता है और चिंतन के लिए तो मुझे लगता है कि आनंद का भाव ही सबसे सर्वोपरि होता है। निश्चित। एक बात तो ये। आप दूसरा जो छोटे भाई अवनीश जी कह रहे थे कि आपको फला चीज का चिंतन करना चाहिए, तो ऐसा है अवनीश जी, जिस दिन महाशिवरात्रि होती है ना, तो उस दिन महाशिवरात्रि मनाना पड़ती है। उस दिन शनि जयंती के आयोजन नहीं होते, शनि जयंती भिन्न दिन होती है। तो जिन बिंदुओं की तरफ आप ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं, जब आवश्यकता लगेगी या शरद जी निर्धारित करेंगे कि आज विषय ये होगा, तब उस विषय पर भी चर्चा करेंगे। एक बात अब शरद जी, गंभीर विषय कि इस चिंतन का हेतु क्या है। एक तो चिंतन का अवनीश जी समझ लीजिए कि सामान्य सा तात्पर्य ये होता है कि हम जो है अपनी मेधा को परिशोधित करते हैं। और सरकार की मेधा क्या होती है? सरकार की मेधा होती है कि वो निरंतर हर समय अपनी क्रियाशीलता को लोक कल्याणकारी भावना के साथ जोड़कर प्रगल्भित करती है और उसी भाव के अनुरूप सोचती है। तो ये चिंतन अंततः शरद जी 3-4 स्तरों पर होता है। एक तो जो मंत्री समूह गठित करी गए हैं, तो उनसे ये अपेक्षा करी गई है कि अभी तक की आप समीक्षा लाइए। ये समीक्षा हमारी कार्य पद्धति का स्वभाव है। हम संगठन में भी व्रत निवेदन करते हैं और सरकार में भी व्रत निवेदन होता है। भूमिकाओं का परिवर्तन होता है, वहां पर कार्यकर्ता जो दायित्ववान होता है वो अपना व्रत निवेदन करता है। और यहाँ पर चूंकि मंत्रिमंडल के जो समूह है या सैन्य टुकड़ी के अंदर जो सेना नायक है वो अपना व्रत निवेदन करेंगे। तो जिन मंत्री समूहों को जिम्मेदारी दी गई है कि आप फला विभाग की, आप फला विभाग की, आप फला विभाग का आप विश्लेषण करके लाइए, उसका अध्ययन करिए, उस अध्ययन परक विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष दीजिए, उस निष्कर्ष के अंदर सुधार की क्या गुंजाइश है, इसकी सामूहिक रूप से चर्चा होगी। तो जो हमने अभी तक प्राप्त कर लिया है, जो प्राप्त करने निकले थे उसमें से कितना प्राप्त कर लिया है और प्राप्त नहीं कर पाए उसका कारण क्या रहा है, और जो प्राप्त नहीं हो पाया उसको आगे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अंततः हमने जो लक्ष्य निर्धारित करके प्रारंभ करा था इस बिंदु का, उस लक्ष्य तक पहुंचने में क्या कठिनाई आई है, तो कमियों का भी आकलन करा जाता है, उसके कारण क्या रहे उनकी पड़ताल करी जाती है और उसके बाद उस लक्ष्य को प्राप्त करने का ध्येय विस्मृत नहीं करते, उस लक्ष्य को तो प्राप्त करेंगे। तो अभी हमारे पास पर्याप्त समय है, क्योंकि हमको मालूम है कि अभी अगले वर्ष जो है हमको वापस जनता के समक्ष जाना है। और अंततः हमारे चिंतन में 2 लोग तो प्रमुखता शामिल होते हैं। हमारे चिंतन में प्रमुखता तो शामिल होता है कि जिस हेतु के साथ हम शासन चला रहे हैं उस हेतु की प्राप्ति कैसे करी जाए, जनता का कल्याण हो, लोक कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावकारी ढंग से हो पाए, ये हमारा मुख्य बिंदु होता है। और हमारे चिंतन में आखिरी बात शरद जी कि हमारे चिंतन में हम ना तो कमलनाथ जी को विस्मृत करते हैं, ना दिग्विजय जी को विस्मृत करते हैं। हम चाहे कान्हा में बैठे या मथुरा में बैठे या वृंदावन में बैठे या किसी रिसोर्ट में बैठे, कमलनाथ जी हो या दिग्विजय सिंह जी हो या कांग्रेस पार्टी के अवनीश बुंदेला जी हो, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के सेना नायकों का जो ध्यान है वो हमेशा रखती है। और हमारे चिंतन में ये भी शामिल होते हैं कि इनकी जो आलोचना है उसमें कितनी आलोचना वाजिब है, उस आलोचना का आधार क्या है और उस आलोचना का निराकरण कैसे किया जाता है, और जो बेवजह की आलोचना है वो हमारे को स्वस्थ मनोरंजन भी प्रदान करती है। आपने काफ़ी तथ्यात्मक रूप से अपनी बात रखने की कोशिश की है और बात ठीक है कि जनता के लिए जो कुछ किया गया है वो कितना पहुंचा जनता तक, विपक्ष की आलोचना कितनी सच्ची है, उसमें कितना सार है जिसको हम आलोचना का जवाब आलोचना देकर उड़ा नहीं सकते हैं।
और ये सब अगर कोई संगठन, कोई दल, वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो, वो बेहद ईमानदारी से कर लेता है साहब, तो वो सत्ता में एक लंबी पारी खेलने के लिए तो तैयार हो जाता है। और इसमें कहीं कोई चूक रहती है तो निश्चित तौर पर उसका खामियाजा सत्ता पक्ष भी भुगतता है और विपक्ष भी भुगतता है। तो ये तो बहुत अच्छी प्रक्रिया है कि अगर आप चिंतन करें, और मुझे लगता है इस बार दोनों ही दलों ने ये सबक सीखा है कि उनके चिंतन का असली सार जो था आत्मावलोकन, और आत्मावलोकन के साथ अपनी तैयारियों का पुनरीक्षण करके उसको जनता के प्रति कितना जवाबदेह वो बना रहे हैं। विपक्ष भले ही सत्ता में नहीं है, लेकिन जनता के लिए उसकी सोच क्या है, ये उसके चिंतन का विषय होना चाहिए। और सत्ता पक्ष तो निश्चित तौर पर और ज़्यादा जवाबदेह है इसके लिए। सुशील जी, देखिए शरद जी, अगर आप इस सरकार के चिंतन के पहले अगर संगठन की जो समीक्षाओं की अगर आप तरफ देखेंगे तो ये पाएंगे कि चाहे संगठन प्रभारी हो या राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री, उन्होंने बड़े सख्त लहजे में कुछ बातें कही हैं, कुछ अंदेशे व्यक्त किए हैं, कुछ नसीहतें दी हैं। और चूंकि जिस तरीके के माहौल में मध्य प्रदेश में सरकार बीजेपी की बनी है और एक अलग कांग्रेस के धड़े के साथ आपको जो है संयुक्त रूप से सरकार चलानी पड़ रही है, जो बीजेपी में विलय हो चुका है, तो ये एक जो बहुत बड़ी परेशानी है। और इसमें मुझे लगता है कि शिवराज जी को भी अब थोड़ा सख्त होना पड़ेगा, क्योंकि अब समय गुजर चुका है, कोरोना की जो दुष्काल था वो निकल चुका है, स्थितियां सामान्य होती जा रही हैं, जनता की अपेक्षाएं अब बढ़ेंगी और अब बहाने नहीं चलेंगे, न सरकार के न मंत्रियों के। तो ये इस बात पर मुझे लगता है कि शिवराज जी फोकस किए हुए हैं। और आने अब जब भी समीक्षा होगी, चाहे मंत्री समूह का रिपोर्ट कार्ड भी लिया जाएगा, तो शिवराज जी को एक सख्त लहजे में जो है जिन मंत्रियों का परफॉर्मेंस बेहतर नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बाहर निकल के आ रही हैं, उन आशंकाओं का निराकरण आपको करना ही पड़ेगा, उनका समाधान करना ही पड़ेगा। क्योंकि एक बात जो आपने बहुत महत्वपूर्ण की है, देखिए परसेप्शन इस सरकार का बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन डिलीवरी सिस्टम अभी भी जो है इस बात की अपेक्षा की जा रही है कि उसको और मजबूत किया जाना चाहिए, या ग्रास रूट पे वो चीज़ें नहीं हो रही है। और इस बात को स्वयं मुख्यमंत्री जी ने जब जैत में थे और उन्होंने उस बात को इंगित किया था, मंच से कहना पड़ा था उन्हें कि सारी चीज़ें मुख्यमंत्री होने के बाद मैं खुद नहीं देखूंगा, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। तो ये इसका दोष क्या है, इसका समाधान क्या है, ये बहुत ज़रूरी है। केवल 2023 का चुनाव नहीं, आप देखिए इस साल सरकार जैसी भी परिस्थितियां बने पर नगरीय निकाय के चुनाव भी सरकार को कराने पड़ेंगे, जिला परिषदों के चुनाव भी होंगे, उन चुनाव के लिए भी आपको तैयारी करनी, और एक तैयारी तभी बेहतर हो सकती है जब आपकी सरकार एकजुटता के साथ लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को न केवल संचालित करे, बल्कि वो नीचे तक जो है लोग उससे लाभान्वित हो। तभी आपको जो है एक सकारात्मक जो है वापस जो जनता का जो है रिटर्न जो आएगा वोट के रूप में, वो हासिल होगा। बुंदेला जी, हर खेल में एक एम्पायर होता है, खेल कोई भी हो उसको जज करने वाला एक पर्यवेक्षक होता है। और दो खेल ऐसे हैं जिनमें मैंने बहुत डिबेट देखी है खिलाड़ियों की भी एम्पायर से, टेनिस में और क्रिकेट में, कि गेंद अगर सीमा रेखा से बाहर गई, टेनिस हो या बाउंड्री लाइन हो या कैच छूटा या आउट का है, और टेनिस में भी इसी तरह की ये शॉट तो बाहर गिरा है, आप जाके एम्पायर से बहस करते हैं। एम्पायर जितना निरपेक्ष और जितना तटस्थ और दृढ़ होता है, उतना ज़्यादा वो संगठन ग्रो करता है, क्योंकि कोई ये नहीं कहता कि गलती मेरी थी, मेरे गले में इस हार की माला डाल दीजिए आप, मैं ही जिम्मेदार हूँ, मैं नहीं जिता पाया टीम को। इसलिए एम्पायर की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, और इसीलिए जो अच्छे खिलाड़ी हैं वो एम्पायर से बराबर संपर्क करते हैं कि क्या गलती हो रही है, कहाँ, क्या मैं बार बार ओवर द विकेट में गलती कर रहा हूँ, क्यों नो बॉल हो रही है मुझसे। आपके यहाँ ये प्रक्रिया बीजेपी की तुलना में और बेहतर की जानी है। दो अलग अलग पार्टियों का कल्चर है, लेकिन आपके यहाँ जितने तटस्थ प्रेक्षक या एम्पायर बढ़ेंगे, उतना आपके काम का मूल्यांकन तटस्थ और सटीक होगा। नहीं सर जी, ऐसा मैं क्षमा चाहूँगा विनम्रतापूर्वक, ऐसा शरद जी नहीं है। देखिए, कांग्रेस का काम करने का अपना अलग मिजाज है। जैसे मुझे भी एक बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई, सदस्यता अभियान, जो हमारा घर घर चलो अभियान चल रहा है। शरद जी, ऐसा मतलब हो सकता है कई बार इस तरह की खबरें आती, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। और मुझे लगता है कोई भी संगठन हो, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, कहीं ना कहीं कहते ना मतभेद हमेशा होते हैं, लेकिन हाँ मनभेद नहीं होना चाहिए। भाजपा में भी आप देखें, मैंने शुरुआत में ही कहा था, केपी यादव जी के आज फिर कुछ वीडियो वायरल हुए, उमा भारती पहले भी केपी यादव जी के वीडियो, तो ये सदैव होता। कांग्रेस में भी इस तरह का होता, मैं इससे इनकार नहीं करता शरद जी। लेकिन आज जो विषय है, मैं उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश और डालना चाहूँ शरद जी, कि ये जो चिंतन शिविर हो रहा है,
मतलब भोपाल राजधानी से मेरे ख्याल से 250-300 किलोमीटर दूर है। ये सिर्फ मंत्रियों का चिंतन शिविर नहीं सर जी, पूरी सरकार उठ के वहाँ जाएगी। उसमें कई आप देखें पीएस भी होते हैं, सचिव भी होते हैं, सेक्रेटरी भी होते हैं और कई सारे आईएएस अधिकारी होते हैं। तो सर जी मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है, जहाँ प्रदेश की माली हालत निरंतर खराब होती जा रही, आर्थिक स्थिति इतनी, मैं देखिए सर जी ये तो कहना पड़ेगा कि क्या वो चिंतन शिविर एनेक्सी जो 650 करोड़ रुपए का भवन शिवराज जी ने निर्मित किया था, क्या उसमें बैठ के नहीं हो सकता? क्या उसमें सुविधाएं कम पड़ गई? तो पहली बात तो क्योंकि कहीं ना कहीं ऑफिशियल मीट जो होती है, और फिर अगर आपको इतना स्ट्रेसफुल आप फील कर रहे हो, 17 साल से आप शासन में हो, 2 साल फिर आपको होने वाला, अगर आप इतने स्ट्रेस में हो कि आपको ब्रेन स्ट्रोमिंग के लिए कहीं बाहर जाना पड़ा शरद जी, तो फिर आई एम सॉरी शरद जी कि ये कहीं ना कहीं ये अपने काम के साथ ये न्याय नहीं करे। क्योंकि अगर इतिहास के पन्ने पलट कर देखेंगे सर, तो ऐसे कई लोग हैं, ऐसे कई महापुरुष हैं जो लैंप के नीचे चौराहे पर बैठकर पड़े, बाद में उन्होंने देश का नेतृत्व किया। लाल बहादुर शास्त्री की भी अगर हम बात करें, ये कब की बात कर रहे हैं आप? मुझे 80 के दशक के बाद की राजनीति का चेहरा आप बता दीजिए जहां किसी नेता का कुर्ता हुआ फटा हुआ हो, किसी भी पार्टी का हो, या आप बता दीजिए कि ये अभी भी साइकिल से विधानसभा या संसद आते हैं, या आप ये बता दीजिए कि गुलजारी लाल नंदा की तरह आखिरी समय में सिर्फ 20,000 रुपए उनके पास थे। आप बता दीजिए मुझे। देखिए ये तुलना जब आप करते हैं तो ये आपके प्रति भी उतनी लागू होती है। चलिए ये विषय नहीं है, मैं उमेश जी से जवाब लेता हूं। कहना यह है कांग्रेस का कि जब प्रदेश की माली हालत ठीक नहीं है उमेश जी, तो इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है। हालांकि कुछ मैंने भी वैसी कल्पना की, कुछ आपने भी कल्पना की, हमारी कल्पना कितनी उचित है कितनी अनुचित है ये जनता पर छोड़ते हैं। लेकिन बीजेपी के पास इसका क्या जवाब है कि यहाँ मंत्रालय में बैठकर ये बैठक यहाँ मंत्रालय में क्यों नहीं हो सकती थी? जी नहीं शरद जी, हम तो हर मंगलवार बैठ जाते हैं। अमूमन सोमवार मंगलवार को कैबिनेट की बैठक होती है और हर एक बैठक वहां पर होती है। और मुझे लग रहा है कि सरकार जब अपनी समग्रता का आकलन करने के लिए बैठना चाह रही है, तो कोई बहुत बड़ा इसके अंदर व्यय हो रहा है और इससे प्रदेश की माली हालत जो है एकदम से बहुत खस्ता हाल हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। अब चूंकि कांग्रेस मित्रों के पास आलोचना का और कोई बिंदु नहीं बचा है, और आलोचना के लिए आलोचना करना है, तो आलोचना के लिए की गई आलोचना का प्रत्युत्तर तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा कुछ दिया नहीं जा सकता है। तो कांग्रेस के मित्रों का इस जो ये बहुत सतही सा और निर्लज्जा सा आरोप है, और मुझे लग रहा है कि ये एक उस आदर्शवाद की कल्पना पर आधारित है कि जो आदर्शवाद आज की व्यवहारिक राजनीति में संभव नहीं है। आपने भी उसकी ओर इंगित करा है। तो मुझे लग रहा है कि कुछ चीजें जो ऐसी होती है कि उनको सामान्य प्रक्रिया के रूप में माना जाना चाहिए, और हम इसको बहुत सामान्य रूप में ही स्वीकार कर रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान सरकार को करना पड़ रहा है, ऐसा नहीं है। तो शरद जी ये तो कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, पर एक जो गंभीर चिंतन से निकल कर आने वाला है शरद जी, अंततः इस चिंतन का जो निष्कर्ष निकल कर आना है, उस निष्कर्ष से लाभान्वित होने वाला वर्ग, वो लाभान्वित होने वाला वर्ग मध्य प्रदेश की जनता है। वहां पर भले प्रिंसिपल सेक्रेटरी जाएंगे, चीफ सेक्रेटरी जाएंगे, या उच्च सचिव स्तर के अधिकारी जाएंगे, या बाकी जो भी उस बैठक में अपेक्षित किए जाएंगे, तो मुझे लग रहा है कि वो सारे लोग मिलकर जो समग्र आकलन निकालेंगे, वो समग्र आकलन अंततः कहीं ना कहीं जनता के हितकारी होगा। एक बात, आखिरी बात जो सुशील जी भाई साहब ने कही थी, आज पिछले दिनों बहुत सारी ताकीद, बहुत सारी नसीहतें हमको प्राप्त हुई है। उन्होंने हमारे राष्ट्रीय संगठन के पदाधिकारियों का भी उल्लेख करा। मैं सुशील जी भाई साहब की बात का बहुत विनयशीलता के साथ आंशिक रूप से उसको स्वीकार भी करता हूँ। कई बार क्या होता है कि बच्चा स्कूल तो नियमित जाता है शरद जी, पर कभी कभी माँ बाप को इस बात की चिंता करना पड़ती है कि बच्चे के नाखून तो बड़े नहीं है। एक अच्छा अध्यापिका कहता देगी कि ये बच्चे के नाखून बढ़ गए, इसको काट के। तो कहीं ना कहीं संगठन की भूमिका सरकार के प्रति केवल इतनी होती है कि संगठन सरकार को एक सांकेतिक रूप से मर्यादा पालन का आग्रह करता है, जैसे शिक्षिका आग्रह करती है, जैसे अभिभावक आग्रह करते हैं। तो बस उसको मुझे लग रहा है कि हम वहीं तक सीमित रखकर देखते हैं। संगठन का कोई बहुत ज्यादा हम पर दबाव होता है ऐसा नहीं है। सरकार को एक संकेत करती है कि हमारा जो वैचारिक अधिष्ठान है, या जो पार्टी में जो डिफरेंस है, या जो हमारी आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी के हिसाब से हमको जनता के प्रति अधिकतम प्रतिबद्धता रखना है। संगठन का केवल मुझे लग रहा है कि संकेत भाव यहाँ तक होता है। कुछ वर्षों पहले हमने चुनाव के समय एक कार्यक्रम किया था, ये किसी के डिफेंस का मैकेनिज्म नहीं समझा जाए इसको। उसमें एक युवा ने हमसे बड़ी ज़बरदस्त बात की, विच इज़ अ वेरी आई ओपनर काइंड ऑफ थिंग। हमने उससे पूछा कि राजनेता का स्वभाव और चरित्र कितना महत्वपूर्ण है। उसने कहा वो कोई आतंकी नहीं होना चाहिए, कोई अपराधी नहीं होना चाहिए, बल्कि उसने तो आगे बढ़कर ये भी कहा कि इट डजंट मेक एनी डिफरेंस टू मी सर कि उनका
उनकी एक पत्नी है या एक से अधिक पत्नी है, मुझे मेरे कॉलोनी की स्ट्रीट लाइट चमकती हुई मिलनी चाहिए, मुझे मेरा पानी अच्छे से मिलना चाहिए, मेरी जो भी सुविधाएं हैं, नागरिक सुविधाएं हैं जिसके लिए मैंने उनको चुना है, वो ठीक मिले। ये एक बड़ा परसेप्शन है कि आप मर्सिडीज से आते हैं कि आप साइकिल से आते हैं, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। जी बुंदेला। देखिए सर, क्या है कि अभी जो आपने शुरुआत में भी कहा था कि बड़ा दिल होना चाहिए, तो कैसे होगा सर जी, क्योंकि भाजपा ने राजनीति को दिल होते इस तरह हैं बड़े सर इतना दूषित किया है। आज ये मीटिंग, जैसे हमने कहा आप चिंतन शिविर कर रहे हैं, आज इनको बुरा लग रहा है जब मैंने खर्चे के ऊपर सवाल उठाए। क्या ये वही लोग हैं शरद जी जब कमलनाथ जी, उमेश जी मुस्कुरा रहे हैं, अरे जब आप कैसी बात करें, वो बहुत स्पोर्टी मैनर में ले रहे हैं। देखिए उमेश बहुत स्पोर्टी मैनर में ले रहे हैं। उमेश जी से मेरा अलग रिश्ता है, वो बहुत ही मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, बड़े भाई जैसे हैं। तो शरद जी मैं एक बात याद दिलाना चाहूंगा छोटा सा, कि जब कमलनाथ जी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने गए थे खुद के हवाई जहाज से, पूर्व मुख्यमंत्री वो सत्ता के पैसे से नहीं गए थे, और वो कुछ मील खा रहे थे, तो ये उस समय भी इन लोगों ने सवाल खड़े किए थे। इतना छोटा मन भी नहीं होना चाहिए। मेरा निवेदन है मेरे बड़े भाई उमेश शर्मा जी से कि इतना, क्योंकि उस समय भाजपा की ट्रोल आर्मी ने खुद नरोत्तम मिश्रा जी ने इसके ऊपर बयान जारी किया था। साहब वो तो शासन के खर्चे पे नहीं थे, वो तो खुद के खर्चे पर। इतना भी बड़ा मन रखा करें, मेरा निवेदन है उमेश शर्मा जी से मेरी बात पहुंचाएं भाजपा की ट्रोल आर्मी अपने संगठन तक, मेरा निवेदन है। आप लोग भी कमलनाथ जी के लंच पैकेट पर कोई टीका टिप्पणी आगे से नहीं की जाए। नहीं, और आप दोनों आगे बढ़कर, विधानसभा का सत्र सामने है, आप लोग इस तरह के प्रस्ताव कानून भी बना सकते हैं, आपके हाथ में है कि अगर आप प्रदेश की माली हालत को देखते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसा नहीं है कि वहाँ कान्हा में कोई बहुत खर्च हो जाएगा जाने और आने में। व्यक्तिगत स्तर पर भी अगर इसको वहन किया जाए तो वहाँ जाने वाले सारे राजनेता भी इसका वहन कर सकते हैं, लेकिन चैरिटी बिगिंस एट होम। ये कांग्रेस पहले करे, बीजेपी पहले करे, बस मसला इसी में उलझ जाता है। अगर आपको करना है तो आपको खुद आकर एक कानून बनाना चाहिए, सदन में ये प्रस्ताव पारित करना चाहिए। और मैं फिर कहूँगा, राजनेता सबसे आसान पॉइंट होता है साहब, हमारे लिए भी, माफ़ कीजिएगा, मीडिया के लिए भी, और कई बार जनता के लिए भी। आप ऐसा मान लेते हैं कि ये अरबोंपति होगा, इसके लिए कोई चुनौती नहीं होगी। कुछ लोग हो सकते हैं, जैसे हर जगह होता है कि कुछ लोग होते हैं, लेकिन आप सारे लोगों को उस कसौटी पर ले आएं और फिर उनके सामने चुनौतियां भी बहुत बड़ी हैं। बहुत कम वक्त है मेरे पास। सुशील जी 30 सेकंड। नहीं, देखिए जनता तो यही अपेक्षा कर रही है। मुझे नहीं लगता है कि इसके खर्च को लेकर बहुत ज़्यादा वो सोचना चाहिए, बल्कि मैं तो इस बात के पक्ष में रहता हूं कि आपको कैबिनेट की बैठक भी जिलों में करनी चाहिए, ताकि वहां पर भी विकास सारे मंत्री प्रशासन देख सके। और उसके देखिए, हमने देखा है कि जब भी कोई वीआईपी आता है तो उस क्षेत्र का विकास स्वतः हो जाता है। तो अगर ये भी होगा तो ये कोई बहुत इसमें बुराई वाली बात नहीं, लेकिन निष्कर्ष निकलना चाहिए, समाधान निकलना चाहिए। तो वो जी बिल्कुल कंक्लूड कर लीजिए। तो मेरा यही मानना है कि हमें इस जो आपने कहा ना कि यदि खर्च हो रहा है और उसका कुछ निष्कर्ष भी निकल रहा है, उससे कुछ अच्छा हो रहा है, तो वो ज्यादा बेहतर है। मैं इस बात के पक्ष। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और जैसा कांग्रेस रिजिम में हुआ था कि महाकौशल में एक कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, क्यों ना मध्य प्रदेश के अलग अलग रीजन में स्पेसिफिक इस पर बैठकें हों कि अब मालवा निमाड़ के लिए हम क्या कर सकते हैं। एक कैबिनेट इस पर कि खरगोन में लाल मिर्च बहुत होती है, क्या करें इसका, यहाँ टमाटर अधिक होता है, शाहजहाँपुर में संतरा है, यहाँ चलते हैं, बुंदेलखंड में ये चीज़ होती है, गुना की धनिया देश विदेश में जा रही है। अगर आप इस पर बेस्ड करके जाएंगे, और अभी कान्हा में आप बैठ रहे हैं, तो उस कान्हा को और कैसे बायोडाइवर्सिटी से इनरिच किया जाए, इसके भी निष्कर्ष लेकर आते हैं, तो फिर वही नितिन गडकरी जी जैसा एक फिलॉसफी निकल कर सामने आती है कि मैं यहाँ पानी में भी जहाज उतार दूंगा और सड़क इधर आएगी तो बीच में प्लेन भी उतर जाएगा। शिवराज जी अगर मुझे सड़क मुहैया कराएंगे, दोनों तरफ ट्रैफिक रुकेगा और प्लेन एकदम यहाँ उतरेगा, 50 फीट ऊंची बस भी आ जाएगी। जब हम ये सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये एक बड़ा पॉजिटिव कंक्लूजन है। और मध्य प्रदेश सक्षम राजनेताओं की भूमि है। शिवराज जी 17 वर्ष, करीब 16-17 वर्ष से मुख्यमंत्री हैं, बेहद संवेदना से भरा चेहरा है। कमलनाथ जी देश विदेश के राजनीतिक अनुभव को समेटे राजनेता हैं। बस मिलने की ज़रूरत है, और इस मिलने के लिए आगे तो बढ़िए आप लोग,
आगे बढ़कर चलिए ना उस सुनहरे मध्य प्रदेश के लिए, क्योंकि मैं जन्म से इस प्रदेश में हूँ, मध्य प्रदेशी हूँ सर। ऐसा प्रदेश मैं किसी और भावना से नहीं कह रहा हूँ। ऐसे लोग, ऐसी मिट्टी, ऐसा पर्यावरण, ऐसा व्यक्तित्व और ऐसी राजनीतिक धारा बहुत दुर्लभ होती जा रही है। बहुत धन्यवाद उमेश जी, धन्यवाद बुंदेला जी, और धन्यवाद करता हूँ सुशील जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, किसानों पर सियासी शोर। नमस्कार।